नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IIT पे आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग दोस्तों ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम पढ़ ली हैं, तो उम्मीद है आप वो जो क्लास है ज़रूर किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप हम फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर IIT इन विवेक सर पे जाइए। आपको वो प्रीवियस क्लास में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लास हम सीक्वेंस में ले रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, 4 लेक्चर में अगर एक लेक्चर छोड़ोगे, 3 लेक्चर पढ़ोगे तो 3/3 नंबर नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि जो लेक्चर छोड़े हैं उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा, पूरा पढ़िएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो न्यूटन लेमनेज रूल, वैसे इसको लेमनेज रूल ही हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन वाला, ये क्या है बेसिकली पहले समझते हैं। बोर्ड पे मत देखिए, पहले यहाँ देखिए। यहाँ तो ये है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। मतलब इस रूल को पढ़ लेने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग एन इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रेशन को बिना कैलकुलेट किए ही हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये जब भी टेंजेंट नॉर्मल के स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम आए और इंटीग्रेशन दिया हो, या जब भी टी करके रहता है, तो उसमें इस तरह का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम लोग रूल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेंड आपका कंटिन्यूअस है तो आपका जो एंटी डेरिवेटिव उसका होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। अब यहाँ क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू जी एक्स एच एक्स है, f ऑफ t dt, दिस इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, और ये आपस में डिफरेंशिएबल हैं। और ये कोई कैपिटल f ऑफ x है। तो नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ कि इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो एक मान लीजिए ये रूल नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले इसको पूरा कैलकुलेट किया जाए। और 99% ऑफ द केसेस दोस्तों ये होता है कि ये इंटीग्रेट होता ही नहीं आसानी से। तो उसी के लिए आया है लेमनेज रूल। वो कहता है कि आप इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। और अब देखिए वो कैसे होता है। तो देन f डैश x। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों कहूँगा कि आप पहले हेडिंग लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, फिर न्यूटन लेमनेज रूल। स्पेशली हम लोग इसको लेमनेज रूल ही कहेंगे। और इसमें लिखे हैं कि लेट f इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एंड g एंड f आर डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f डैश x क्या होगा, देखिए इसको उठा के t की जगह पे रखते हैं, तो f ऑफ h ऑफ x, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो h का डिफरेंशिएशन h डैश। ये बेसिकली यहाँ पे h डैश आया है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। और सिमिलर लॉजिक लोअर लिमिट के साथ करते हैं, तो f ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। एक दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे IIT यही जानता है कि बच्चा पूरा मग के क्वेश्चन बैठा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें x भी दे देता है, तो आप उसको डायरेक्टली मत डिफरेंशिएट करना, उसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, तब लेमनेज रूल लगाते हैं। तो जहाँ तक रूल का सवाल है वो यही है, जी एक्स एच एक्स रहे f ऑफ टी डी टी, तो f डैश होगा f ऑफ ये जी एक्स टी की जगह पे, सॉरी f ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस f ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये आप आराम से नोट करिए, फिर हम इस पे बेस्ट कराते हैं क्वेश्चन। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन, मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको। तो दोस्तों इसको सबसे समझने का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, जो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कि ये है एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब, और मान लीजिए यहाँ लिखा है कॉस ऑफ टी डी टी। तो एक हम आसान से एग्जांपल दिए हैं, और इसको हम लोग मान लीजिए कि लेमनेज रूल नहीं पढ़े हैं तब करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अगर इसको आपसे कहा जाए देन फाइंड f डैश कैपिटल F डैश x, तो ये मेथड 1 मेथड 2 देखते हैं। तो मेथड 1 कहता है कि आप लेमनेज रूल नहीं पता है, तो आपको, और बाई चांस ये इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया, तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब दिया है, कॉस ऑफ टी डी टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है साइन टी होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, और इसको लिखेंगे तो साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा आपको इंटीग्रेशन नहीं करना था, आपको डिफरेंशिएशन करना था इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे बताइए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब, और चेन रूल से क्या लिखेंगे, इंटू 3x स्क्वायर माइनस, फिर ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को। ध्यान से देखो दोस्तों, एक तो इंटीग्रेशन करना पड़ा,
और मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएँ, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो, तो फिर वहाँ पे तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो उससे बचने के लिए आया है लिमिनेट्स रूल। ये क्या कहता है, देखिए ये जो लिमिनेट्स रूल लिखे थे, इसने क्या किया है कि आपको जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कॉस ऑफ टी डी टी, तो ये कहता है कि आप इंटीग्रेट मत करिए, सीधे सीधे मारिए डिफरेंशिएट। तो हैंस एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, ये एफ डैश एक्स है दोस्तों, तो ये कहोगे कि ये टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ एक्स क्यूब किया, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन दिस इज़ 3x स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो आप कह सकते हो कि ये पूरा पूरा दोनों क्या है, मैच कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों लिमिनेट्स रूल का, इसमें हमें इंटीग्रेशन के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते हैं और सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ बढ़िया टाइप के क्वेश्चन करते हैं, और ये भी जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस है ये पैरामीटर टी आना मतलब 99% वो क्वेश्चन होता है लिमिनेट्स रूल का, प्रोवाइडेड कुछ और एक्स्ट्रा ना पूछा हो उन्होंने। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, आप इत्मीनान से पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए ये है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर 1/1 प्लस रूट टी डी टी। एक्स पॉजिटिव है, आपको एफ डैश निकालना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन है मतलब लिमिनेट्स रूल, क्लियर। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं ध्यान से। तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 से एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस रूट टी डी टी। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स, तो ये 1 क्या करते थे एक्स स्क्वायर टी की जगह पर रख देंगे, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 1/1 प्लस रूट 2 टाइम्स 2 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो एक चीज़ आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख जाते हो कि अगर कोई लिमिट कांस्टेंट है तो वो पार्ट 0 कर देंगे, क्योंकि वो लिमिट को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो 2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, कहोगे कि 2 तो कांस्टेंट है, और ये x पॉजिटिव इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे आप मॉड x को x लिख सकें। तो दिस इज़ 2x/1 प्लस x। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब एफ डैश 9 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप कहोगे ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 10 विच इज़ 9/5। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आसान सा एक क्वेश्चन कर लिया। मेरे ख्याल से आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं इंजॉय कर रहे हैं तो पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप केवल पढ़ाते ही जा रहे हैं। यार मतलब हद होती है कुछ भी करने की, क्या करते हो यार, ये तो समझ में आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, जो लिमिनेट्स रूल पढ़ाया था उसकी थ्योरी को दोबारा पढ़ लीजिए, या आपने नोटबुक तो बनाया ही होगा। क्या नोटबुक नहीं बनाते हो? अरे भाई नोटबुक बनाइए और उसको नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। न्यू नोट्स, हाई नोट्स, हाउ नोट्स से अच्छा है कि आप अपने नोट्स बनाइए, वो सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। हमारे नोट्स आपके किसी काम नहीं आएंगे, मेरे नोट्स मेरे काम आएंगे और आपके नोट्स आपके काम आएंगे, आपके नोट्स मेरे काम भी नहीं आएंगे। तो वो कहने के लिए होता है, जब तक आप खुद की हैंड राइटिंग में नहीं लिखोगे तब तक बच्चों कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई थी, तो एफ डैश एक्स क्या बोला था कि लिमिट को टी की जगह रखते हैं इंटीग्रेंड में, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये काम लोअर लिमिट के साथ, लेकिन ये कांस्टेंट है तो उस वैल्यू को 0 कर दिए। तो दिस इज़ 2x/1 प्लस x, 9 पुट कर दिया, 9/5 आंसर आ गया। अब इसी बात पे करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ x इक्वल टू 0 to y 1/(1 + 4t² dt एंड d2y/dx2 की वैल्यू ky है, और हम लोगों को बताना है k की वैल्यू। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे किया जाएगा। x इक्वल टू ये दिया हुआ है 0 से y 1/(4 + t² dt। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि dy/dx और dx/dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसको लिख देंगे 1,
और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल है 1 + 4y² और y का डिफ्रेंसिएशन चूँकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx। आप ये भी वर्क कर सकते थे कि इसको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और फिर उसको एक्सचेंज कर दें, तो यहाँ से हम लोगों को dy/dx की वैल्यू मिल जाती है दोस्तों, और ये मिलती है √1 + 4y²। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d2y/dx2 क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1/2 √1 + 4y² और फिर 4y² का 8y × dy/dx। यहाँ तक हो गया। अब इस dy/dx की वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो दिस इज़ 4y/1 + 4y² और dy/dx की वैल्यू है √1 + 4y²। तो ये देख रहे हैं आपका कैंसिल हो गया, और आपका यहाँ से d2y/dx2 की वैल्यू कितनी मिल गई बताइए, तो आप कहोगे दिस इज़ 4 टाइम्स y। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाती है और k = 4 के आंसर के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जो कि एक बहुत चिन्नी चोर टाइप का क्वेश्चन है। आप आराम से इसको कर लीजिए। आसान है, लेकिन तब आसान है जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें भी कई लोगों की बैंड बज जाती है, फंस जाते हैं बेचारे कि इसके रिस्पेक्ट में कहाँ डिफ्रेंशिएट करें, ये तो उल्टा बता दिया सब कुछ। तो आप इत्मीनान से इसको नोट करिए और इसी बात पे हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ ही गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। x दिया हुआ था, तो x के रिस्पेक्ट में किया, तो इस x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। फिर हम लोग पढ़े थे कि इस y को यहाँ रख देते हैं, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx। फिर यहाँ से dy/dx की हमें वैल्यू मिल जाती है दोस्तों। फिर इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल से, y को x, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy/dx लगा देंगे, और इस dy/dx की वैल्यू अगेन इसको उठा के यहाँ रख दिए, और ये 4 टाइम्स y आ गया और k की वैल्यू हमें 4 मिल गई। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने दोस्तों बोर्ड पे लिख रखा है। ये दिया हुआ है कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल है और 0 से t² x × f(x) की वैल्यू 2/5 t⁵ है, तो आप f(4/25) की वैल्यू बताइए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, जब जेई IIT जेई के नाम से होता था तब। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने कहा ना कि t जब भी आए तो 99% केसेज होता है कि आपको लिमिट रूल ही लगाना है, और यहाँ से हमें ये चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन से आएगा। ये चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी। तो 0 से t² दिया है x × f(x) dx विच इज इक्वल टू 2/5 t⁵। यहाँ तक समझ में आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोस्तों अपने t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए क्या मिलेगा, तो ये t² फिर f(t²) और टाइम्स t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, इधर 2/5 क्या लिखोगे 5 t⁴। तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, और इधर से t³ आएगा तो f(t²) और इधर क्या आ रहा है t⁴, तो यहाँ पे आ गया t। क्लियर। अब आपको f(t) की वैल्यू t² दी हुई है। हाँ, जो ऑप्शंस थे वो आपको बहुत सारे दिए थे, जैसे ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 2/5, 3/5, 4/5 और आपका 1/5 डी ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपको f(t² की वैल्यू t है, तो ये 4/25 किसका है बेसिकली वैल्यू, तो आप कहोगे t की वैल्यू अगर यहाँ पे 2/5 रख दें तो 2/5 का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू t, मतलब 2/5। इस तरह से भी कहा जा सकता है, -2/5 भी हो सकता है, वो तो डोमेन रेंज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो 4/25 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू 2/5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन में उलझाऊ नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए 2/5 और -2/5, क्योंकि √(x) भी हो सकता है अपना फंक्शन, और √(-x) भी हो सकता है, माइनस टाइम्स √(x). तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर तो कोई भी एक आंसर टिक कर देंगे या दोनों टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिक किया जिसमें कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे, तो आप कह सकते हो कि सर अब यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आप सीधे सीधे 2/5 रख दीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि जैसे ये t³ है, इधर कैंसिल किया t⁴,
ये वो सीधे सीधे x की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या रख देते हैं 2/5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4/25 आ जाता है और उनका कैंसिल होकर आंसर 2/5 आ जाता है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि -2/5 रखने से भी आंसर आ रहा है, लेकिन वो यहाँ दिया नहीं है, इस वजह से उसको हम टिक नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो ही गया, सिंपल सा है आपका। तो देखो दोस्तों, हमने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन तो IIT JEE 2010 में पूछा भी गया है, ये JEE 2010 का क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो कि ये भी मतलब दोनों एक ही टाइप के हैं। इसमें क्या करना है देखिए, मैं एक को बताता हूँ, आप देखिएगा दूसरा ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हम 0 रख दें तो ये 0 से 0 हो जाएगा, वैल्यू 0/0 फॉर्म है। ये इस तरह से जानबूझ के दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे ना तो आप तुरंत कर डालोगे 0 से x t² होल डिवाइडेड बाई x³। अब आपको क्लिक कर जाएगा कि 0/0 है, तो सर क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो पहले तो ये लिमिट आपका 0/0 फॉर्म था, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन आप कहोगे कि ये हो जाएगा 3x²। और जब नुमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे दोस्तों तो अपना लेमिनेट रूल काम आएगा। तो x² x⁴ + 1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये x² कैंसिल होगा और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/3 टाइम्स x⁴ + 1 विच इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर पहला अटैम्प्ट किया है, सिमिलरली JEE 2010 का भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें और मुझसे पहले आंसर कर लें। तो आप कहोगे कि सर आपने तो हिंट दे ही दिया, अब तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो 0 से x और ये t टाइम्स ln ऑफ 1 + t होल डिवाइडेड बाई t⁴ + 4 होल डिवाइडेड बाई क्या है x³। ये भी अगेन दोस्तों 0/0 फॉर्म है, क्योंकि ये 0 से 0 इंटीग्रेंट कुछ भी होता रहे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो x टेंडिंग टू 0, x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² और इस नुमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x ln ऑफ 1 + x होल डिवाइडेड बाई x⁴ + 1। अब यहाँ पे दो x हैं तो एक एक करके एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3x² यहाँ पे किया और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, 1 मिनट x⁴ + 4 लिखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x⁴ + 4 है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये एक कैंसिल करेगा और यही जानबूझ के IIT वालों ने जाल फेंका हुआ है। अब देखते हैं उस जाल में कितने लोग फंस जाते हैं। तो एक तो 1/3 है और आप कह सकते हो कि ln ऑफ 1 + x/x का एक फॉर्म आएगा और अगला क्या आएगा। तो देखिए आपका x² का एक x कैंसिल हो गया और 1/3 आपने बाहर भी कर दिया और ये x⁴ + 4। इस 4 से थोड़ा अलर्ट रहना दोस्तों, क्योंकि ये 4 बहुत ही परेशान करता है और इतना परेशान करता है कि आप पूछो मत। तो देख ही रहे हो ना, यहाँ पे ये 4 अगर हम कर दिए तो तुरंत आंसर 1/t करके चले आएंगे और हमारी बैंड बच जाएगी। मतलब कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, मतलब जितना मेहनत किया उतना सब दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अगर जैसे ही 4 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 0, तो ये 1/3 इंटू 1/4 विच इज़ 1/12 के इक्वल। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 1/12। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 1/3, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 1/12 और तीसरा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों कि आप आराम से, आप इत्मीनान से कर सकते हो इसको। तो ये भी हम लोगों ने दो क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, f of x is a differentiable function satisfying the given values and g of x equal to f'(x minus f of x, then find the range of g of x। मतलब हमें gx का रेंज निकालना है। इसका मतलब पहले gx की वैल्यू निकालनी होगी और f'(x) ये शो करता है कि आप f' निकालेंगे फिर f'(x) निकालेंगे। तो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक इस क्वेश्चन को करने का सवाल है, आप ये कह सकते हो कि सर पहली बात तो ये कि ये जो f of x है इसको हम लोग 0 से x लिखा हुआ है e⁴t sin of x minus t। और अगला क्या है, तो अगला आप कह सकते हो कि दिस इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई dt, या dt आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ मिक्सअप जो पैक था
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी 0 से a था तो 0 से a माइनस एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ लिख देंगे a माइनस a मतलब x माइनस टी। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस और यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस टी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा। आप कहोगे कि e की पावर x आपका कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और e की पावर माइनस टी इंटू साइन टी। अब देखिए JEE 2005 जो हम अगला क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि एफ डबल डैश तक पहुँचेंगे तभी। तो यहाँ क्या करेंगे, लेमिनेज रूल, तो e की पावर x इंटू 0 से x e की पावर माइनस टी साइन टी, ये प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, अभी पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ टी। देखो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ लेमिनेज रूल तो लग जाएगा, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होगा। और यहाँ हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा, दूसरे फंक्शन को ये लिख दिया, तो ये कैंसिल वंसिल होकर क्या बन गया, आप ध्यान से देखिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई, इसको हम लोग चुपचाप एफ ऑफ एक्स अपना लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस साइन टी, सॉरी साइन ऑफ यहाँ एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये कहोगे कि एफ डैश एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। और एफ डैश को आप क्या लिख सकते हैं, अगेन एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अगेन प्लस कॉस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, है ना, 1 बाई 1 इसको देखते हैं। मैंने कहा कि एफ डैश एक्स को एफ एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिए, तो डबल डैश किए तो एफ डैश एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये वैल्यू उठा दिया यहाँ रख दिया। इससे हमें फ़ायदा क्या मिला कि एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, और ये मिल गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम लोगों को दोस्तों पता है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो तो उसका रेंज लिखते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रेंज हो जाएगा। और इसी को कह रहे हैं जी ऑफ एक्स, है ना। तो आप ये लिख सकते हो इसके बाद कि हैंस जो जी ऑफ एक्स है दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डोमेन क्या है तो ऑल रियल नंबर, तो इसका रेंज लिख दिया जाएगा, रेंज इज़ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन ये जो हमने कंसेप्ट अप्लाई किया है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक हम नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का जो रेंज होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे सही लिखा है ना, हाँ सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना, ऑफ द फंक्शन। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आपको ये कैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं, और यही लॉजिक आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाएंगे। तो आप इत्मीनान से ये क्वेश्चन को नोट करिए और इसके पे स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कभी कभार JEE एडवांस के पेपर में आ जाता है। इनफैक्ट अभी तक JEE मेन में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए हैं इसके। तो अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन JEE 2004 का लिखा हुआ है। इफ़ y ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 16 से एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ रूट थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ रूट थीटा डी थीटा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। आपको ये क्वेश्चन करना है। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन बताया था और कहा भी था कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ खिचड़ी पकी हुई है, थीटा की भी खिचड़ी है, एक्स की भी है, तो इनको सेपरेट करेंगे और ये आसानी से बाहर चले जाएगा, क्योंकि अपना वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्तों, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट की तरफ बाहर आएंगी, नॉट कांस्टेंट होंगी। ये चीज़ नोटिस करिएगा, कांस्टेंट होने का मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट की तरफ बाहर आना मतलब वेरिएबल हमारा कोई दूसरा है। लेकिन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डील करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको तो डील करेंगे ही ना, इसको छोड़ थोड़ देंगे हम लोग। तो पाई बाई 16 और ऊपर है एक्स स्क्वायर, और ये कॉस ऑफ रूट थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ रूट थीटा डी थीटा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वाई डैश एक्स, तो वाई डैश क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये पाई बाई 16 से एक्स स्क्वायर। क्लियर।
और आपका अब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ रूट थीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर, आप लिखोगे रूट ऑफ थीटा और ये डी थीटा और प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पाई बाई 16 से, अब ये तो डिफ्रेंशिएशन लिमिनरी रूल लगेगा तो इसको क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको पॉजिटिव के लिए निकालना है तो ये एक्स हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2x भी होगा क्योंकि हमें अपर लिमिट का भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अब अगर हम y डैश पाई की बात करें तो ये साइन पाई होने की वजह से पहला टर्म तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर का टर्म 1 होगा, तो दिस इज़ 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर 2 पाई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ जो मैं कॉस को बाहर कर दे रहा हूँ ना, ये उतना आसान नहीं है जितना हम आसान समझते हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं बताया है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम करने में डिफ़िकल्टी हो दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी बात पे आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। जितने एकेडमिक नॉन अकेडमिक के बच्चे हैं सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए। जिनको बोर्ड देना है, जेई देना है, एनडीए का पेपर देना है, एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स, और मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये चीज़ आप पहले नोट कर लीजिए। और इसी बात पे ये आपका सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक सेक्शन बाकी है, इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपकी अगली हेडिंग है इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल। इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल, इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स जो होता है, जो इंटीग्रेशन होता है ए टू बी, वो साइंड एरिया देता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर 3 फंक्शन हैं और कॉन्टीन्यूअस हैं तो जो फंक्शन ऊपर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देगा, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। साइंड एरिया का मतलब, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। तो आप लिखो लेट एफ जी एच आर कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देन और सच दैट, ये लिखा हुआ है सच दैट आपका जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स अगर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हो कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी में, इसका जो इंटीग्रेशन होगा और इसका वो लिमिट मेंटेन रहेगी। मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स। और ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों, और ये अंडरस्टूड है कि जब हम ए से बी कह दिए हैं तो ऑब्वियसली ए और बी में प्रोवाइडेड ए लेस दैन बी, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि वो हमने ए टू बी ही इंटीग्रल किया है। हाँ, अब उल्टा सीधा काम करेंगे तो ये वैल्यू हो सकता है रिवर्स हो जाए, जो कि हमें नहीं करना है। अब इस बात को समझते हैं, ये ऐसा हुआ कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। और आप इस तरह से अगर करोगे ऐसे तो आप कह सकते हो कि ये एफ है, एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ जी ऑफ एक्स एंड दिस इज़ एच ऑफ एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एफ एक्स, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो आपको दिख रहा है ना, ये 3 एरिया दिख रहे होंगे, एक ये और जी एक्स वाली एरिया निकालेंगे तो ये दिखेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, ये और एच एक्स की आएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी चाहे इनकी रिलेटिव पोजीशन कुछ भी हो। तो आप कह सकते हैं क्लियरली जो इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए टू बी, यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स डी एक्स, और लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। ये आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा होगी चाहे इनकी रिलेटिव पोजीशन कुछ भी हो। तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटीज़ कहाँ अप्लाई करना है। तो कुल मिला के अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो, कॉन्टीन्यूअस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
क्योंकि अगर बीच में ब्रेक हो गया तो ये नहीं कह सकते कि कौन सी एरिया ज़्यादा है कौन सी कम है। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, जो टूटा ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन अपना ऊपर होगा वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और जो फंक्शन नीचे होगा दोस्तों वो कम एरिया कवर करेगा, और बीच वाला तो बीच में ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो, भले इनकी रिलेटिव पोजीशन कम हो, कुछ भी हो, मतलब ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो या तीनों के तीनों नेगेटिव हो या एक ऊपर एक नीचे हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यही है, वो जस्ट सैंडविच थ्योरम में क्या किया था, हम लोगों ने तीनों में लिमिट लगा दिया था और बोला था कि ये अगर दोनों सेम है तो बीच वाले की भी लिमिट सेम आएगी। अब क्या कर रहे हैं, तीनों में इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट कंटिन्यूअस वर्ड का ध्यान रखिएगा और ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि हम एक फंक्शन को दो के बीच में सैंडविच करके इंटीग्रेट कर देंगे, और दूसरा कि एक इंटरवल में एक फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे इंटीग्रेट किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये जैसे मैंने क्लोज इंटरवल के लिए थ्योरी लिखवाई है, लेकिन ओपन इंटरवल अगर रहेगा तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वालिटी हटा सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे रहेगा तो काउंट करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं काउंट करेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब लिखते हैं इसमें दूसरा रिजल्ट। देखिए सेकंड रिजल्ट ये है, मैं कह रहा था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, सेकंड रिजल्ट मैं कह रहा था दोस्तों कि अगर मान लीजिए एफ एक्स का ही रेंज स्मॉल एम से कैपिटल एम हो, आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स हैज़ रेंज, पहले इसको लिख दीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। स्मॉल एम टू कैपिटल एम क्लोज इंटरवल इन ए टू बी, अगर मान लीजिए इस तरह से हो तो ये तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि क्लियरली आपका जो स्मॉल एम है वो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी और जो कैपिटल एम है वो मैक्सिमम होगा। तो ये एज ए कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और कह सकते हैं कि ये अपना एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो आप इनको ए टू बी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, m टाइम्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी कैपिटल एम डी एक्स। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m टाइम्स बी माइनस ए माइनस लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी, या इसको आप कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए लिख सकते हो। तो ये एक रिजल्ट याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, एक ही फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया उस रेंज में, मतलब उस इंटरवल में, और हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। तो इस पे बेस जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करता हूँ। तो आप लिखिए क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये आपको खुद सोचना होगा हर क्वेश्चन में कि एक फंक्शन को हम दो के बीच में सैंडविच करें या एक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। तो आपको ये जैसे जैसे आप 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं एक एक करके 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये जो कि जेईई मेन में इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। आपको I1 दिया है 0 से 1 e की पावर x, I2 दिया है 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर, I3 दिया है 1 से 2 e की पावर x, और I4 दिया है 1 से 2 e की पावर x स्क्वायर। इन चारों को ऑर्डर बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। वैसे जो ऑप्शन आते हैं उसमें दो का ही रिलेटिव कंपैरिजन होता है, वो चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं, लेकिन एक बार तो कंसेप्ट सीख जाएं कि क्या करना है इसमें, तब ध्यान दीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को मैं जो सिखा रहा हूँ उसको याद रखिएगा। तो आपको 0 से 1 कंपेयर करना है, तो आप कह सकते हो कि फॉर 0 से 1 ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो x और x स्क्वायर में कौन लेस होगा, तो x इज़ ग्रेटर दैन x स्क्वायर। ये चीज़ तो हायर द पावर लोअर द वैल्यू। e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वी हैव ये लिख सकते हैं। तो e की पावर x इंक्रीजिंग है, तो e की पावर x और e की पावर x स्क्वायर में कौन बड़ा होगा, e की पावर x बड़ा होगा। अब हम 0 से 1 इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 0 से 1 e की पावर x dx को ये हमने कर दिया 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। तो इन भाई साहब का नाम हमने I1 लिख रखा है और इनका नाम रखा है I2। तो इस तरह से हमने एक इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश कर लिया, 0 से 1 वाली ये आपस में रिलेट कर लिए। अब इनको देखते हैं, तो फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2, अब तो x स्क्वायर अपना बड़ा हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए 1.5 लेते हैं, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2.25 इज़ ग्रेटर दैन 1.5 दोस्तों। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वी हैव x स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन x, और e की पावर x चूँकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e की पावर x स्क्वायर e की पावर x से ग्रेटर होगा। और ये 1 से 2 में अगर e की पावर x की स्क्वायर की बात करें,
तो दिस इज़ 1 से 2 ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये भाई साहब का हमने नाम क्या लिखा हुआ है, I4, और इसको लिखा हुआ है I3। अब I3 और I1 का कंपैरिजन करते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों ग्राफ। आप e की पावर x का ऐसे ग्राफ जानते हो, तो एक आपको 0 से 1 इंटीग्रेट है और एक 1 से 2 करना है। कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो बाउंड्री लाइन है। तो मैं कह रहा था कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा दोस्तों। तो 0 से 1 में ये एरिया हम कवर करेंगे और 1 से 2 में ये एरिया कवर कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि सर ये बड़ी वाली एरिया ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि क्लियरली जो आपका I3 है दिस इज़ ग्रेटर दैन I1। तो इन तीनों इनइक्वालिटी को अगर आप कंसीडर करें, I4 बेचारा I3 से ग्रेटर, I3 I1 से ग्रेटर और I1 I2 से ग्रेटर, तो वी हैव द रिजल्ट I4 सबसे ग्रेटर, उससे छोटा पड़ेगा अपना I3 और उससे छोटा पड़ेगा अपना I1 और सबसे छोटा बेचारा कौन है, I2 है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इंटरमीडिएट्स को लिखते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, एग्जैक्ट वे में सिमिलर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू का लिमिट एस्टिमेट करना है। इसीलिए इसको कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है एस्टिमेशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसमें भी यही होता है, प्रेडिक्ट करना होता है। तो आप इसको लिख लीजिए। आप इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन के पेपर में 2 क्वेश्चन पाएंगे प्रीवियस ईयर्स में, और एडवांस में भी ये बहुत पहले आया हुआ है। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ये मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने एक बार 0 से 1 के बीच में इनको रिलेट किया। आप कोई नंबर चेक करके कर सकते हो दोस्तों, जैसे 1/2 लेते हैं तो एक 1/2 एक 1/4 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह से 1 से 2 में किया, फिर ये 2 में क्लैशिंग हो गई I1 I3 में, तो वो एरिया से रिलेट करके किया। एरिया इसीलिए तो बताया था अलजेब्राइक एरिया, और क्या चेहरा देखने के लिए थोड़े बताया था। वो बताया था कि अगर आप फंस जाएं तो एरिया का भी हेल्प लें, जो कि जेई 2009 और जेई 2012 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। तो एक एक करके हम लोग करेंगे, लेकिन इत्मीनान से करते हैं, पहले चिल आउट करते हैं, अच्छे से कंसेप्ट सीख जाएं, फिर हम तो सारा क्वेश्चन आपको IIT जेई का करा ही देंगे। हाँ, लेकिन जेई मेन के सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते, NTA के इतने पेपर हैं कि कराएंगे तो आज से सुबह तक करते रह रहेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ डन। ठीक है, अब आप लोग लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आप इत्मीनान से पहले नोट कर लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आराम से आप अटैम्प्ट करिए इसको। आपके पास बहुत ही टाइम है, इत्मीनान से अटैम्प्ट करिएगा, कोई जल्दीबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये आपका क्वेश्चन जेई मेन का है ना। जेई मेन में ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं इसको, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। आप पढ़ेंगे तो I लेस दैन 2/3, J लेस दैन 2/3, इस तरह से आपके कंसेप्ट आएंगे। ये ऑलरेडी जेई मेन 2009 या 10 का है, अब एग्जैक्टली ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि ये जो इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल, ये हम लास्ट में क्यों पढ़ाते हैं। ये चाहते तो पहले दिन ही पढ़ा लेते, जिस दिन हम एरिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहे थे आपको, उसी दिन पढ़ा देता। लेकिन इसका लास्ट में पढ़ाने का एक लॉजिक है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्लासरूम कोचिंग में भी पढ़ते हैं या ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी पढ़ें, या किसी बुक में भी ये लास्ट में दिया रहता है। उसका लॉजिक समझिए, वो इसलिए दिया रहता है ताकि इस स्टेज तक आते आते आपको इतना कॉमन सेंस आ जाए कि हम लोगों को इतना कॉमन सेंस आ जाए कि कौन से इंटीग्रल की क्या वैल्यू होती है, तभी हम लोग रिलेट कर पाएंगे। और ये अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 0 से 1 के बारे में बात करें, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 अपना 0 से, और x और sin x में कौन ग्रेटर है, तो आप कहोगे कि x ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे अब ये तो कॉमन सेंस लगाना होगा ना कि कैसे ये 2/3 आए। तो i की वैल्यू जो 0 से 1 sin x अपॉन रूट x लिखी हुई थी, आप कह सकते हो कि दिस इज़ लेस दैन 0 से 1 x अपॉन रूट x। क्यों? क्योंकि x बेचारा sin x से ग्रेटर है। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा i लेस दैन, और ये कितना होगा रूट x, 0 से 1 रूट ऑफ x dx।
तो ये कितना होता है जी 3/2 2/3। तो i लेस देन इसको 2/3 लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो और x की पावर 3/2 और ये 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा i लेस देन 2/3। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। इनफैक्ट x जो होता है वो sin x से ग्रेटर है और x से tan x जो होता है वो x से भी ग्रेटर है। और ऑल्सो अगर हम j के बारे में बात करें, जो दूसरा इंटीग्रल है ये 0 से 1 cos ऑफ x अपॉन रूट x दिया हुआ है। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो 1। तो दिस इज लेस देन हो जाएगा। अगर हम यहाँ 0 से 1 अपॉन रूट x लिख दें और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो 2 रूट x आएगा और 2 रूट x में जब अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 और लोअर लिमिट 0। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ने x को क्यों कंपेयर किया, 1 से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है कि अगर हम 1 से कंपेयर करेंगे कॉस के केस में तभी ये 2 आएगा, और जब हम x से कंपेयर करेंगे तभी 2/3 आएगा। आप सिर पटक लीजिए, किसी और से कंपेयर करेंगे तो आपका 2/3 कभी नहीं आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और हाँ, ये जब प्रैक्टिस हम लोग खूब कर लेते हैं ना, तब इतना कैपेबल हो जाते हैं कि ये चीज़ें आराम से कर लें। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को इतना पता है कि वो फुल सिलेबस टेस्ट होता है तब तक ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ही लिए होते हैं और वो आपस में हम कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना अगला ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। तो देखो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है 1 से ये जो sin x/x की वैल्यू है वो 0 से π/2 में आपको 1 से π/2 के बीच में प्रूव करना है। ये हमारे लिए इनइक्वालिटी फॉर्म में ऑप्शन चेक करने के लिए आ सकता है। जैसे कई स्टूडेंट बार बार सोचते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्यों कराते हैं, तो बच्चों उसका ये रीज़न है कि सब्जेक्टिव में इसलिए कराते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसको किस फॉर्म में वो पूछ लें, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो sin x/x है मान लेते हैं इसको नया फंक्शन f ऑफ x और इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं ओपन इंटरवल 0 से π/2। क्लियर? अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f'(x) कोसेंट रूल क्या होगा? तो x cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो आप जैसे ही cos x को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर। cos पॉजिटिव होता है लेकिन हमने अभी बताया था कि tan अपना x ग्रेटर हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 0। तो ये आप कह सकते हो कि f' लेस देन 0 का मतलब f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग कह सकते हो आप, क्योंकि जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है इसका मतलब डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग। तो ये आपका दिया हुआ है कि x आपका 0 से π/2 है। तो इनइक्वालिटीज़ अप्लाई करते समय जब फंक्शन डिक्रीज करे बच्चों, तो बड़ी वैल्यू पे क्या होगा? बड़े इनपुट पे छोटे वैल्यू आएगी और छोटे इनपुट पे बड़ी वैल्यू आएगी। तो f ऑफ 0 ग्रेटर देन f ऑफ 0x और ये f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 0 पे क्या होगा? ये हमें 0+ निकालना होगा, और 0+ हम लोग जानते हैं इसका कितना होता है? 1। तो दिस इज़ 1, ये sin x/x एंड दिस इज़ ग्रेटर दैन ये 2/π लिख दोगे। और जब ये मेंटेन है तो इनइक्वालिटी को हम लोग 0 से π/2 में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो 1 dx ग्रेटर दैन 0 से π/2 sin x/x है ना, पूरा आप अच्छे से लिखना। और इधर 2/π ये 0 से π/2 आपका 1 dx। तो आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा आपका π/2 है ना, π/2 और ये 0 से π/2 आपका sin x/x है ना dx, और ये कितना हो जाएगा? तो π/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था। तो इसमें हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? तो ये f(x) जो लिखा है ना, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया, और ये काम जो कर रहे हैं ना, ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए और इसको मग लीजिएगा कि फॉर 0 to π/2 में कौन बड़ा होता है कौन छोटा है, ये भूल नहीं सकते आप। sin x बेचारा सबसे छोटा पड़ जाता है, फिर x उससे बड़ा और tan x उससे बड़ा।
तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है, मस्ट बी मेमोराइज्ड। आप देख ही रहे हैं ना कि हम लोग जो जेईई मेन का क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ये इस 2 क्वेश्चन की वजह से नहीं, ये एज ए रिजल्ट के फॉर्म में आप याद रखिए। IIT जेईई तो अनगिनत क्वेश्चन इस पे पूछा है, अनगिनत मतलब बहुत सारे, 10 से ऊपर हैं। तो ये आप आराम से नोट कर लीजिए। तो डिक्रीजिंग जब आया तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया। अगर फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग आ गया रहता तो इनइक्वालिटी में कोई साइन चेंज नहीं करते। और फिर जब इनइक्वालिटी मिल गई और तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम वाला रूल बताया था। और इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन ये 1 से π/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो लिखिए अपना अगला क्वेश्चन। आपको 1/2 से 0 से 1 4 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 की वैल्यू 1 से π/6 के बीच में प्रूफ करना है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से पूरा भरपूर कोशिश कर लीजिए अटैम्प्ट करने का, और उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5, ये कुछ ऐसे ही लिखा है ना। अगर हम 0 से 1 के बारे में बात करते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी आप कह सकते हो कि लेस देन 4 होगी। और ये कुछ ऐड किए हैं, तो अगर इसको उड़ा देंगे तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन बच्चों मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट करने से π/6 आएगा। आप ये आपका डाउट एकदम जायज़ है कि आप लोग पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा यार कि इससे आएगा। तो वो आएगा प्रैक्टिस से। पहले आप लर्न करिए, सीखिए। LPDA हमने बताया था ना, पहले लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस, फिर डाउट क्लियरेंस और असेसमेंट। बहुत सारे बच्चों का है कि टेस्ट हम नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों अभी हम क्या करें, सिस्टम नया है, टेस्ट भी जल्दी लेंगे। आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए। एक बार थोड़ा बहुत कंटेंट हो जाए हमारे वेबसाइट पे, लगे कि हाँ कुछ पढ़ाए उढ़ाए हैं, अब पता चला कुछ है ही नहीं और टेस्ट लेने पे भिड़ गए, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। एक बार लगे कि हाँ कोई स्टूडेंट विजिट करे तो उसको लगे कि हाँ ये सब कुछ पढ़ा रखे हैं, तो फिर टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट में क्या रखा है, टेस्ट में तो लाइन से पूरा फौज ले लेंगे टेस्ट की, लेकिन पहले कुछ पढ़े रहें, कुछ खाएंगे तभी तो कुछ निकालेंगे ना। एनर्जी है नहीं, टेस्ट ही दे रहे हैं, इनपुट है नहीं, आउटपुट दे रहे हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब क्या है, ये तो मैंने लिख दिया आपको। फिर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इनफैक्ट तीनों तरफ। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखोगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और इसका क्या हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, एंड दिस इज़ 1/2। अब क्या करेंगे, 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 0 से 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज़ 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 डी एक्स, और दिस इज़ 0 से 1/2 टाइम्स डी एक्स। तो ये तो 1/2 हो जाएगा आपका। और इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा अलग से कर लेते हैं। तो इसको I1 मान लेते हैं, 0 से 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो दोस्तों, ये तो डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला वाले कंसेप्ट से हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x/2 लिखेंगे, और ये 0 से 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका π/6 के इक्वल। तो इसको लिख देंगे π/6, और ये अपना 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx, एंड दिस इज़ 1/2। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जो भी 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और फिर हम लोग अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अगला क्वेश्चन किया जाए। तब ये कंप्लीट हो गया है बच्चों टॉपिक, लेकिन हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं, 2 से 3 कराएंगे। तो आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये होता है आपका 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये जो 0 से 2 रहता है ना, वो x की लिमिट होती है, और अगर x 0 से 2 है तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 होगा। तो कोई क्वांटिटी अगर 0 से 4 के बीच में वेरी कर रही है, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू आएगी 0, 1,
2 और 3। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लें 0 से लेकर 2 के बीच में। क्लियर। और ये क्वांटिटी 2 पे कितनी आ रही थी, हम बता रहे थे अभी 4 के इक्वल। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा और 0 तो है ही। तो आप एरिया वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दीजिए। और हमने आपको बताया था ना कि इस तरह से कुछ होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1, ये 1 से 2, फिर 2 से 3। तो ये जो एरिया है इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि एरिया वाला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। अगर नहीं क्लियर है तो मैंने बोला भी है कि एकदम इत्मीनान से एक बार पूरा PhD करा दूंगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो अभी आप ऐसे लिखिए कि सिंस x वेरी कर रहा है आपका ओपन इंटरवल 0 से 2 तक, तो आपका जो एक्स स्क्वायर वेरी करेगा वो 0 से 4 वेरी करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3। तो इस लिमिट को हम लोग क्या करेंगे कि एक बार 0 से 1 के बीच में ब्रेक कर देंगे, और ध्यान से देखो तो एक बार 1 से √2 के बीच में ब्रेक करेंगे, तभी तो स्क्वायर करने पे 1 से 2 आएगा आपका। उसके बाद एक बार √2 से कहाँ तक ब्रेक करेंगे, √3 तक, एक्स स्क्वायर dx, और फिर √3 से जाएंगे आपका 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। यही कंसेप्ट होता है, आपको इसी तरह से अप्रोच करना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 से 1 है अगर x, तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। फिर 1 से 2 जाए, 1 से √2 जाएंगे तो ये 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर √2 से √3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और फिर यहाँ 3 टाइम्स dx √3 से लेकर 2 तक। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो पहला हो गया 0, ये √2 माइनस √1, सिंप्लीफाई करने पे जितना है, फिर 2 टाइम्स √3 माइनस √2, फिर 3 टाइम्स 2 माइनस √3। क्लियर। अब ये जितना भी कैलकुलेशन करने के बाद आए दोस्तों, इसको आराम से आप कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 0 से एक्स स्क्वायर आपका 4 था, तो 0 से एक्स स्क्वायर 1, फिर 0 से 1 से 2 एक्स स्क्वायर 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4 भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से आपका x आ जाएगा 0 से 1, ये आ जाएगा आपका x 1 से √2, है ना। इक्वालिटी पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। √2 से ये 3 √3, और फिर √3 से x आपका 2 तक। तो ये हम लोग जो प्रॉपर्टी थर्ड पढ़े थे जिसमें A to C, C to B लिखे थे, ये उसी बेसिस पे हमने ब्रेक किया है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ को हमने इंटीग्रेट करके लिखा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई तो आसानी से कर ही सकते हैं, मुझे कराने की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए आप इसी तरह का अप्रोच रखिएगा। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आपको अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है 0 से 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे अब ये सीखते हैं। तो यहाँ पे करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे भी जो x की वैल्यू है वो 0 से 9 वेरी कर रही है, तो √x आपका 0 से 3 वेरी करेगा। इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, स्टेप 1, पहले x को पकड़ो, फिर रूट इंटीग्रेंड को पकड़ते हैं, तो √x आपका 0 से 3 वेरी करेगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा 0, 1 और 2। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इसको आप 0 से √x को 1 तक लिख सकते हैं, और 1 से √x की वैल्यू 2 तक लिख सकते हैं, और 2 से √x की वैल्यू 3 तक लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो लिखना है x का लिमिट। तो और यहाँ से x आपका 0 से 1, यहाँ से x आपका 1 से 4, और ये 4 से 9 तक। तो अब हमें इस लिमिट को ब्रेक करने का आइडिया मिल गया। तो जब एक बार 0 से 1 ब्रेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक बार लिख ही देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx, फिर 1 से 4 वेरी करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx, और फिर 4 से आप कहाँ तक वेरी कराओगे, 9 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 100 की ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना।
तो ये हो जाएगा 0 से 1 0 dx, फिर 1 से 4 यहाँ 1 dx कर देंगे, और फिर 4 से 9 2 dx कर देंगे। और ये तो आता है ना सबको, पहला तो गायब ही हो गया, ये 1 टाइम्स 3 और ये 2 टाइम्स 5, तो कितना हुआ भाई, ये 13 आ गया आंसर। ये जेईई मेन वाले पूछ चुके हैं पहले, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड होगा। एक बार थोड़ा बहुत ग्राफ भी बनाया जाए ताकि आपका भी कंसेप्ट थोड़ा अच्छा लगे कि ग्राफ बना रहे हैं। कहते हैं कई सारे बुक्स में लिखा रहता है कैलकुलस विद ग्राफ, और इनका ग्राफ ही गायब है, ये कैसे हो गया। तो बच्चों हम भी ग्राफ से क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन जेईई मेन में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, एडवांस की जब तैयारी करेंगे, जब एडवांस के लिए हम रिवीजन कराएंगे आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में, तब देखिएगा केवल ग्राफ ही ग्राफ है, ऐसे लगेगा यार यहाँ तो अप्रोच ही चेंज कर दिया इन्होंने। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। आपका काम बनता है कि एक बार इत्मीनान से इसको नोट कर लें और अच्छे से देखें, और इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहले एक्स को सोचना है, फिर इंटीग्रेंड को सोचना है, फिर उसके डब्बे को सोचना है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर को, और उसके अकॉर्डिंग अपने लिमिट को ब्रेक करना है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो इसी बात पे हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने लिख रखा है 0 से 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x dx, where डब्बा डिनोट्स, डब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दोस्तों। तो देखिए इसको सॉल्व करने का हम आपको ग्राफिकल टेक्निक्स बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको tan इनवर्स x का ग्राफ आना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता होगा। मेरे उम्मीद सही है गलत, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। अब हमें 0 से चलना था 100 तक, ये 100 हो गया। ये π/2 होता है, ये इसके बीच में भाई साहब 1 आएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 1। कई तो जल्दीबाजी में इसको π/4 लिख देते हैं। अरे भाई tan इनवर्स x को हम 1 देखना चाहते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, उल्टा सीधा मत करना, कई तो π/4 लिखाएंगे सब। और 0 से 1 जब होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 0, तो इसको हाईलाइट करेंगे। और वैसे भी ये हमारा तो रेफरेंस ग्राफ था ना, और ये तो है ही नहीं रोल में एक प्रकार से। और जब वैल्यू 1 से 100 तक जाएगी तो ये 1 से π/2 मतलब 1 से 1.57, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1। तो ये एक रेक्टेंगल आएगा, इसकी एरिया आपको निकालनी है। तो ये एरिया कितनी हो जाएगी, तो आप इसका लेंथ कहोगे है सर 100 माइनस tan 1, और इसकी जो विथ है वो 1 है। तो इसका जो आंसर है एक प्रकार से हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 100 माइनस tan ऑफ 1 करके। लेकिन कई स्टूडेंट कहेंगे सर इतना जल्दीबाजी कर रहे हो ना, बाउंस मार गया, बाउंस बैक करना है, कहते हैं ना बाउंस बैक। तो वो चीज़ कैसे करें, तो वो चीज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा आप बताओ तो जाने। तो एक चीज़ हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि 0 से tan 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये आप कह सकते हो कि सर ये जो 0 से 100 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x dx, इसको हम लोग चाहें तो 0 से 1 कर दें, 0 से tan 1 करें, आप रियली सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x dx, और फिर tan 1 से कहाँ तक चले जाएं। tan 1 मतलब 1 होता है, 1 रेडियन होता है दोस्तों, मतलब ये √3 के आसपास की वैल्यूज़ है, और ये 100 tan इनवर्स x। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू 0 आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to tan 1, ये तो 0 ही आ गया। और यहाँ पे आपका कितना आएगा tan 1 से 100, ये 1 dx। तो जिस पहला आंसर 0 और दूसरा आंसर 100 माइनस tan 1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसका आंसर है 100 माइनस tan 1। तो ये याद रखिएगा tan 1 अप्रोक्सीमेटली √3 मतलब 1.7 के आसपास होता है। तो इसका आपसे कुछ भी आगे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है एक बार हमें रिकॉल कराइए। तो सबसे पहले न्यूटन लेमिनेज रूल पढ़े, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, और मुझे उम्मीद है आप कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे होंगे और आप उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे। और जेईई मेन जेईई एडवांस के पेपर ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ।
और उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो लास्ट में इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन और लास्ट में कुछ ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी फ़ीस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तरफ से 10 बच्चों को जोड़ दीजिए, जो बच्चे 11th-12th में हैं, जो अभी 10th से 11th में गए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जो बगल में लाल वाला बटन है ना, आप वीडियो देख के भाग नहीं सकते, वो कूदो फांदो कुछ भी कर लो, उसको दाब के छोड़ो। वो बिना दबे छूट गया तो समझ लेना अगली बार आओगे तो फिर बताऊंगा मैं। तो बच्चों एक चीज़ करना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमसे जुड़े रहना। और मैथमेटिक्स में टॉप करना हो तो विवेक सर के साथ जुड़िए, हम आपको टॉप कराएंगे। जो टॉप 4 स्कोरर है ना इंडिया के, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा अगर हमारी कही हुई बातों को फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब ये एक चैप्टर क्लोज हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे मैं बता दूं अगेन, ये आपका एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये ट्रेंड करता है मार्केट में, ये ट्रेंड करता है, कोनिक सेक्शन ट्रेंड करता है, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। तो इनको हम लोग जब जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच का जो टाइम आएगा ना, तो इन्हीं पे फोकस करेंगे। ये जो 6 चैप्टर हैं, 6 से आपका 60% स्कोर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी चैप्टर्स वैसे टाइम पास हैं, करो ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है एडवांस के पेपर में, क्योंकि जो हम 6 चैप्टर्स बताएंगे कौन कौन से, कोनिक सेक्शन स्टेप 1, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दूसरा चैप्टर, तीसरा वेक्टर 3D, चौथा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और पांचवा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब। तो ये सब हम लोग आराम से कर लेंगे इत्मीनान से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ हैप्पी रहिए। हैप्पी लर्निंग।